ओके क्लास, दिस इज वीक 3 लेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आज से आगे जितने भी सारे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लेक्चर्स होंगे, हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस को पढ़ेंगे। हम जो पीछे डेटाबेस पढ़ चुके हैं उसका ओवरव्यू खत्म हो गया। ओके, आज के टॉपिक के कंटेंट क्या है? आज में हम टाइप्स पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। दो टाइप्स होती हैं, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस टाइप होती है। In this part of tutorial, we will study the different aspects that aid in designing the distributed database environment. This chapter starts with the types of the distributed database. Distributed database can be classified into homogeneous and heterogeneous database. वो आगे further different types में divide है, जिसमें client server, peer to peer और multi database systems involved हैं। ओके, दो तरह की टाइप्स होती हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बेटे। एक होती है होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में हमारे पास आगे फर्दर दो टाइप्स एग्जिस्ट करती हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोनमस एंड सेकंड वन इज नॉन ऑटोनमस। इसी तरह मेरे पास हेट्रोजीनियस में एक फेडरेटेड डेटाबेस एग्जिस्ट करती है और दूसरी मेरे पास कौन सी डेटाबेस एग्जिस्ट करती है? मल्टीमीडिया डेटाबेस एग्जिस्ट करती है। वन बाय वन इनको अब हम स्टडी करते जाएंगे कि होमोजीनियस डाटा टाइप क्या है, हेट्रोजीनियस डाटा टाइप क्या है, होमोजीनियस की जो दो टाइप्स हैं वो क्या है, और हेट्रोजीनियस जो है उनकी दो टाइप्स क्या है। ओके, होमोजीनियस इसका नाम ही बता रहा है कि होमो मीन सेम, जीनियस मीन एक ही जैसी काम करेंगे मल्टीपल जो डाटाबेस है। इन होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम all the sites uses identical databases and operating system। क्या करती हैं? जितनी भी साइट है, लाइक सर्वर 1 है, सर्वर 2 है, सर्वर 3 है, सर्वर 4 है, इन सब का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो सेम होता है। यानी कि सबके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी के पास विंडोज़ है, किसी के पास यूनिक्स है, किसी के पास लिनक्स है। नहीं, हमारा डेटाबेस जहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड बना है सबके पास ऑपरेटिंग सिस्टम सेम होगा। इसका क्या मतलब? ये कौन सा डेटाबेस बन गया है? होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस बन गया हमारे पास। ओके, दिस साइट्स यूज वेरी सिमिलर सॉफ्टवेयर। जो भी सॉफ्टवेयर है वो सारी साइट्स का सिमिलर होगा। यानी कि सबका डेटाबेस माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल पे ही बना है। ऐसा नहीं है कि किसी का माई एसक्यूएल पे बना है, किसी का फायरबेस पे बना है, किसी का नो एसक्यूएल पे बना है। नो, सबका एक ही सॉफ्टवेयर पे बना होगा। दिस साइट यूजेज द आइडेंटिकल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम द सेम वेंडर। यानी कि सबका जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों का ही है। Each site is aware of all the other sites and cooperate with the other sites to process user request। क्या करेगी? हर जो साइट है वो दूसरी साइट से कोऑपरेट करेगी और हर यूज़र की रिक्वेस्ट को जो है वो प्रोसेस करेगी। लाइक साइट नंबर 1 जो है वो 10 यूज़र की रिक्वेस्ट को प्रोसेस करिए, तो वो साइट नंबर 2 को इन्फॉर्म कर देगी कि पहले 10 यूज़र की रिक्वेस्ट को मैं प्रोसेस कर रही हूँ, जो नेक्स्ट 10 यूज़र की रिक्वेस्ट है वो आप साइट 2 जो है वो उनको प्रोसेस करें। The database is accessed through a single interface as if it is single database। और आपकी जो डेटाबेस है वो आप एक ही सिंगल इंटरफेस से एक्सेस कर रहे होंगे, जो कि यूज़र को ये व्यू दे रही होगी कि ये एक सिंगल ही डेटाबेस है, हालांकि वो मल्टीपल साइट्स पे मल्टीपल जगह पर पड़ी होगी। ये होती है होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब हर चीज़ सेम, उनका प्लेटफॉर्म भी सेम होगा, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम होगा, उनका मैनेजमेंट टूल भी सेम होगा, उनका वेंडर भी सेम होगा, उनकी लैंग्वेज भी सेम होगी, उनकी प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट जो है वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू सेम लेवल पे हैंडल हो रही होगी। अब इस होमोजीनियस के अंदर फर्दर दो टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोनमस एंड सेकंड वन इज नॉन ऑटोनमस। ऑटोनमस का क्या मतलब होता है? कि इंडिविजुअली सारी चीज़ें हैंडल कर लेगा। नॉन ऑटोनमस ये कि इंडिविजुअली सारी चीज़ें हैंडल नहीं करेगा, कुछ साइट्स के साथ कम्बिनेशन लिंक में डाटा जो है वो शेयर होगा। ओके, ऑटोनमस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम या ऑटोनमस होमोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम क्या होते हैं? ईच डेटाबेस इज इंडिपेंडेंट दैट फंक्शंस ऑन इट्स ऑन। हर डेटाबेस अपने ओन पे ही सारा काम कर रहा होगा। दे आर इंटीग्रेटेड बाय द कंट्रोलिंग एप्लीकेशन एंड यूज मैसेज पासिंग टू शेयर द डाटा अपडेट्स। हर सिस्टम जो है, डेटाबेस जो है वो इंडिविजुअली काम कर रहा होगा, वो इंडिविजुअली रिक्वेस्ट हैंडल कर रहा है यूज़र की। हाँ, अगर किसी साइट में कोई डेटाबेस चेंज हुआ है तो ये लोग थ्रू आपस में मैसेज पासिंग ये कम्युनिकेशन करा देंगे एक दूसरे, क्योंकि साइट नंबर 3 में डाटाबेस में फलां चीज़ अपडेट हुई है तो साइट नंबर 1 में भी रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाएगी। मगर जो साइट नंबर 3 है वो एक मैसेज साइट नंबर 1 को छोड़ देगा कि हमने ये अपडेट की है, और ये बाकी सारी साइट्स वाले जो है वो चेक कर लेंगे उनके सिस्टम पे ये अपडेट हो गई। अगर हो गई तो वो प्लीज़ वेरीफाई कर दें। ओके, नॉन ऑटोनमस में क्या होगा? डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द होमोजीनियस नोड एंड अ सेंट्रल और द मास्टर डेटाबेस कोऑर्डिनेट्स डाटा अपडेट्स अक्रॉस दी साइट। इसमें क्या होता है? नॉन ऑटोनमस में हर जो डेटाबेस जो होती है वो इंडिविजुअली काम कर रही होती है। उसके अलावा क्या किया होता है? आपने एक सेंट्रलाइज्ड जगह में एक मास्टर डेटाबेस क्रिएट करके रखी होती है जो में सारी कम्युनिकेशन कर रही होती है।
यानी कि हम सारे लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद आप सारे लोगों ने असाइनमेंट क्रिएट किया, मैंने आपको कोई भी असाइनमेंट दी है, मगर जो आपका सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन पॉइंट है वो मैं हूँ, जिसमें मैं आपको साइन करूँगी कि हर बच्चे ने ये असाइनमेंट करनी है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 में जब आपने मुझे असाइनमेंट नंबर 1 दे दी, तो इसी असाइनमेंट को स्टेप नंबर 2 में आप लोगों ने किस तरह मुझे कंप्लीट करके देना है। इसका क्या मतलब, मैं मास्टर डेटाबेस हूँ जो कि कोई भी अपडेट आ रही है वो आप सबको इन्फॉर्म करी हूँ कि किस तरह जो है आपने वो काम करना है और किस किस सिस्टम पे क्या क्या अपडेट हो गई है। हर कोई इंडिविजुअली एक दूसरे को मैसेज पास नहीं करा, ये क्या है, नॉन ऑटोनमस है। इसी तरह हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का नाम ही बता रहा है कि इनके पास सारी चीज़ें डिफरेंट होगी। जिस तरह होमोजीनियस में आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम भी सेम था, आपका वेंडर भी सेम था, आपकी मैसेज पासिंग भी सेम थी, मगर हेट्रोजीनियस डेटाबेस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हेट्रोजीनियस डेटाबेस में आपके पास हर एक साइट जो है वो डिफरेंटली एक्ट करी होगी। क्या होता है हेट्रोजीनियस डेटाबेस में, इन अ हेट्रोजीनियस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस डिफरेंट साइट हैव डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। हर साइट के पास ऑपरेटिंग सिस्टम डिफरेंट होता है, किसी के पास OS है, किसी के पास विंडोज 8 है, किसी के पास विंडोज 7 है, किसी के पास यूनिक्स है, किसी के पास लिनक्स है, किसी के पास फेडोरा है, किसी के पास मैकिन्टॉश है, किसी के पास एंड्रॉयड है। DBMS प्रोडक्ट्स and the data model, its properties are different sites uses the dissimilar schemas and software। हर एक साइट के पास अपना सॉफ्टवेयर होगा, किसी ने MySQL पे अपना डेटाबेस बनाया होगा, किसी ने SQL सर्वर पे बनाया होगा, किसी ने माइक्रोसॉफ्ट SQL पे बनाया होगा, किसी ने SS पे अपना डेटाबेस बनाया होगा, यानी कि हर एक के पास अपनी मर्जी की चीज़ होगी और हेट्रोजीनियस होगा सब कुछ। This system may be composed of the variety of the database management system like the relational, network, hierarchical, object oriented। हर एक ने जब अपनी वैरायटी चूज की होगी तो हर कोई अपनी मर्जी का मॉडल भी फॉलो करा होगा, कोई एक स्पेसिफिक मॉडल फॉलो नहीं हो रहा होगा। एक साइड ने रिलेशनल मॉडल यूज़ किया होगा, दूसरी ने नेटवर्किंग मॉडल यूज़ किया होगा, तीसरी ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल यूज़ किया होगा। हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो है वो हर साइड ने डाटा जो है वो सेट किया होगा। क्यूरी प्रोसेसिंग कम कॉम्प्लेक्स हो जाएगी क्योंकि स्कीमास डिफरेंट होंगे। किस तरह स्कीमा डिफरेंट होंगे, साइड नंबर 1 ने रिलेशनल पे काम किया होगा, साइड नंबर 2 ने नेटवर्किंग पे, साइड नंबर 3 ने हायरार्किकल में। अगर एक नेटवर्क डाउन हुआ है तो आपने दूसरे नेटवर्क से क्यूरी करनी है तो वो टाइम टेकिंग इसलिए होगी क्योंकि उसका मॉडल जो है वो चेंज हो गया होगा दूसरी साइड में। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग इज कॉम्प्लेक्स ड्यू टू द डिसिमिलर सॉफ्टवेयर। ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग भी कॉम्प्लेक्स है, क्यूरी प्रोसेसिंग भी कम है क्योंकि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो मल्टीपल साइट्स में डिफरेंट है। A site may not be aware of the other side, so there is a limited cooperation in the processing the user request। क्योंकि हर साइट अपना सब कुछ मैनेज करी है, हर साइट हेट्रोजीनियसली मेंशन करी है, हर एक का मॉडल चेंज है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज है। तो अगर एक साइड में चेंज हो गई है, किसी दूसरी साइड में ऐसा हो सकता है कि वो चेंज रिफ्लेक्ट ना हो क्योंकि उनका सिस्टम ही चेंज है, उन्होंने वो चेंज इम्प्लीमेंट ही नहीं की कि कौन एंड्रॉयड वाले सिस्टम पे जाके इनकी डेटाबेस को चेंज करे। ये ड्रॉबैक है हेट्रोजीनियस डेटाबेस डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम का। होमोजीनियस में फ़ायदा होता है, मगर होमोजीनियस के भी अपने नुकसान है और फ़ायदे हैं, हेट्रोजीनियस के भी अपने नुकसान और फ़ायदे हैं। अब हेट्रोजीनियस के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक क्या होती है फेडरेटेड हेट्रोजीनियस डेटाबेस होती है और एक अनफेडरेटेड होती है। इन दोनों के नाम से पता लग रहा है हमें ये क्या करनी है। दी हेट्रोजीनियस डेटाबेस सिस्टम आर इंडिपेंडेंट इन नेचर एंड इंटीग्रेटेड टुगेदर सो दैट दे फंक्शन एज अ सिंगल डेटाबेस। हेट्रोजीनियस डेटाबेस जो कि फेडरेटेड होती है वो इंडिपेंडेंटली तो काम कर रही होती है, मगर उसने अपने सारे कंपोनेंट्स को ऐसे इंटीग्रेट किया होता है कि वो यूज़र को ये व्यू दे रही होती है कि हमारा एक सिंगल ही डेटाबेस है। जबकि अनफेडरेटेड में क्या होता है, द डेटाबेस सिस्टम एम्प्लॉय अ सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग मॉड्यूल थ्रू विच द डेटाबेस। इसमें क्या होता है कि आपका हर सिस्टम इंडिविजुअली हैंडल नहीं कर रहा होता, आपने एक सेंट्रलाइज सिस्टम रखा होता है। वो जो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है वो सारे बाकी डेटाबेसेस को असेस कर रहा होता है और सारे यूज़र की क्यूरी प्रोसेसिंग को हैंडल करके डाटा जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है डिफरेंट साइट्स को। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के आर्किटेक्चर्स आगे फर्दर हमें डिफाइन किया हुआ है। ये जो आर्किटेक्चर्स अब हम पढ़ेंगे 1 बाय 1, वो आर्किटेक्चर 3 चीज़ों पे लाई करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी हमारी डेटाबेस की, यानी कि किस साइट पे कितना डाटा जाना चाहिए। ऑटोनॉमी क्या होगी और हेट्रोजियनिटी क्या होगी। अब फर्स्ट वन क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। इट स्टेट्स द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा अक्रॉस द डिफरेंट साइट्स, कि हर साइट पे कितना डाटा जाना चाहिए। सेकंड, जब हम इसके आर्किटेक्चर को पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, ऑटोनॉमी पढ़ते हैं। इट इंडिकेट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ द डेटाबेस सिस्टम एंड द डिग्री टू विच इट कॉन्स्टिट्यूट द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंटली। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि हमने डिफरेंट साइट्स को कितनी असेस और कितनी कंट्रोल या कितने प्रिविलेजेस प्रोवाइड करना है कि वो इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर सकें।
थर्ड वन इज हेट्रोजेनिटी, रेफर्स टू द यूनिफॉर्मिटी और डिसिमिलरिटी ऑफ द डाटा मॉड्यूल, सिस्टम कंपोनेंट एंड द डेटाबेसेस। हमने किस हद तक हेट्रोजेनिटी हर साइट को पहुंचानी है या प्रोवाइड करनी है कि वो अपनी मर्जी का डाटा मॉडल यूज़ कर सकें। ये सारा जब हम अपना डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस सिस्टम बना रहे होते हैं, उसकी जो आर्किटेक्चर है उसमें इन तीन चीज़ों का बेसिकली बहुत ख्याल रखते हैं कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी डेटाबेस की, हर एक डेटाबेस को कितनी ऑटोनॉमी प्रोवाइड करनी है और कितनी उस डेटाबेस को हेट्रोजेनिटी प्रोवाइड करनी है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड यूजर को रिजल्ट प्रोवाइड करेंगे। ओके, अब आर्किटेक्चर मॉडल जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में आते हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है, सेकंड वन इज पीयर टू पीयर है। क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर वो आर्किटेक्चर जो हम अभी तक 6वें 7वें सेमेस्टर से आप 1 बाय 1 पढ़े आ रहे हैं, जिसमें क्लाइंट जो है कोई रिक्वेस्ट करता है सर्वर को, सर्वर उसकी रिक्वेस्ट फुलफिल करता है, और पीयर टू पीयर में हर कोई एक दूसरे को रिक्वेस्ट कर रहा होता है और हर कोई एक दूसरे को आंसर्स कर रहा होता है। यही दोनों मॉडल सेम हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में फॉलो होते हैं। ओके, थर्ड वन इज मल्टी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस आर्किटेक्चर, जो चेंज है दोनों से, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। ओके, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है? दिस इज अ 2 लेवल आर्किटेक्चर। ऑब्वियसली 2 लेवल है, एक लेवल क्लाइंट का और दूसरा लेवल किसका है? सर्वर का। वेयर द फंक्शनैलिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 सर्वर्स और क्लाइंट। दो तरफ फंक्शनैलिटी डिवाइड होगी, 2 लेवल है, एक क्लाइंट का और एक सर्वर का। द सर्वर फंक्शंस एज अ प्राइमरी इन कंपोज डाटा मैनेजमेंट, क्यूरी प्रोसेसिंग, ऑप्टिमाइजेशन एंड ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। क्लाइंट्स फंक्शंस इंक्लूड द मेनली द यूजर इंटरफेस, however they have the some functionality like the consistency checking and transaction management. obviously सर्वर का ही बेसिक काम है, उसी ने क्यूरी प्रोसेस करनी है, उसी ने सारा डाटा मैनेज करना है, उसी ने ट्रांजेक्शन्स को हैंडल करना है। क्लाइंट सिर्फ रिक्वेस्ट जनरेट कर रहा है, या क्लाइंट का बेसिक पर्पज आपके इंटरफेस से उसका कंसर्न है। बाकी जितना भी काम है वो सारा किस पे है? हमारे सर्वर्स पे। ओके, द 2 डिफरेंट क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर आर सिंगल सर्वर, मल्टीपल क्लाइंट। अब क्लाइंट सर्वर के आगे 2 टाइप्स हैं, जिसमें आपके पास सिंगल सर्वर हो सकता है और मल्टीपल क्लाइंट। जैसे गूगल का एक सिंगल सर्वर है और उसके पास हम लोग मल्टीपल क्लाइंट्स अवेलेबल है। सेकंड वन इज मल्टीपल सर्वर मल्टीपल क्लाइंट। डिफरेंट सर्वर्स हो, डिफरेंट क्लाइंट हो। जिस तरह गूगल का एक सर्वर है, फिर बिंग का है, फिर और डिफरेंट सर्वर आपके पास एग्जिस्ट करें और डिफरेंट आप में, और हम लोग इसके क्लाइंट्स हैं। याहू का है और हॉटमेल का है, ये डिफरेंट सर्वर्स हैं और डिफरेंट ही हम क्लाइंट्स हैं। ओके, क्लाइंट नंबर 1 में हमारे पास क्या लिखा है? एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं कुछ, फिर कुछ क्लाइंट की सर्विसेज होती हैं और कुछ कम्युनिकेशन मैनेजर्स होते हैं। इनके बीच में सिंगल कम्युनिकेशन लिंक है, किसके साथ? डिफरेंट सर्वर के साथ, डिफरेंट क्लाइंट्स का। अब ये जो आपके पास मल्टीपल सर्वर हैं और मल्टीपल क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, मल्टीपल सर्वर और मल्टीपल क्लाइंट, या फिर मल्टीपल सर्वर सिंगल क्लाइंट, मल्टीपल सर्वर सिंगल क्लाइंट, या मल्टीपल सर्वर मल्टीपल क्लाइंट्स एंड सिंगल सर्वर। ये दोनों आर्किटेक्चर इसमें फुलफिल हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। अब पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में हर जो सिस्टम है वो बोथ एज अ क्लाइंट एंड सर्वर एक्ट कर रहा होता है। सही है, मैं आपको ये बताया पीयर टू पीयर में ये होता है कि हर कोई एक दूसरे को रिप्लाई भेज रहा होता है। पीयर टू पीयर सर्वर में होता ही ये है कि एक जो सिस्टम है वो एज अ क्लाइंट भी एक्ट कर रहा है और वो एज अ सर्वर भी एक्ट कर रहा है। एक टाइम पे वो किसी की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है और दूसरे टाइम पे वो खुद किसी से रिक्वेस्ट भी कर रहा होता है। These peers share their resources with the other peers and coordinate their activities. Obviously वो आपस में अपनी resources शेयर कर रहे होते हैं, तो ही वो एज अ क्लाइंट सर्वर एक्ट कर रहे होते हैं। इस पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर के भी 4 लेवल होते हैं, जिसमें ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है, फिर लोकल कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है, फिर लोकल इंटरनल स्कीमा होता है और एक्सटर्नल स्कीमा होता है। वही 4 डेटाबेस के कंपोनेंट हैं जो हम पढ़ चुके हैं, जिसमें एक्सटर्नल लेवल वो होता है जो कि सिर्फ यूज़र को डाटा दिखाता है कि किस तरह का डाटा होगा। इंटरनल स्कीमा जो होता है, लोकल कॉन्सेप्चुअल या लोकल इंटरनल स्कीमा क्या होता है? वो ये बताता है कि फिजिकली हर साइट पे डाटा किस तरह पड़ा होगा। ओके, लॉजिकल जो लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है, अब वो क्या बताता है कि डाटा किस तरह ऑर्गेनाइज होगा, और ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा ये बताता है कि ग्लोबल व्यू क्या है डाटा का। सिंपल वर्ड्स में ये बता सकती हूँ कि हमें डेटाबेस में हमारा नाम एड्रेस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये क्या है? एक्सटर्नल स्कीमा है। लोकल इंटरनल स्कीमा है, वो जो नाम और एड्रेस है वो फिजिकली कितनी बिट्स और कितने बाइट्स के फॉर्मेट में पड़ा है, सी या ई या डी, एफ ड्राइव किस जगह फिजिकली अवेलेबल है। थर्ड, लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा ये है कि जो भी डाटा मैंने हर साइट पे रखा हुआ है जहाँ पर मुझे यूज़र का नाम और एड्रेस नज़र आ रहा है, वो किस साइट पे पड़ा है और डेवलपर को किस फॉर्मेट में नज़र आ रहा है। ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा ये है कि आपकी मेन जो डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस है उसमें आपने डाटा किस तरह रखा है और किस साइट पे जाके रखा है। ये 4 कंपोनेंट आपके पीयर टू पीयर में इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपके पास ग्लोबल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है, लोकल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है और एक्सटर्नल कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है।
ओके, जो लास्ट है जो कि हमारे पास चेंज है, जो कि हमने पहले पढ़ा नहीं है, वो क्या है, मल्टी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर है। इसमें क्या होता है, दिस इज एन इंटीग्रेटेड डेटाबेस सिस्टम फॉर्म्ड बाय द कलेक्शन ऑफ 2 और मोर ऑटोनमस डेटाबेस सिस्टम। 2 या 2 से ज़्यादा ऑटोनमस डेटाबेस सिस्टम, यानी कि ऐसे डेटाबेस सिस्टम जो खुद ही सब कुछ हैंडल करें। ऑटोनमस का मतलब वो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। 2 या 2 से ज़्यादा ऑटोनमस डेटाबेस सिस्टम जब कंबाइन होते हैं तो वो कौन सा आर्किटेक्चर होता है, मल्टी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर होता है। अब इस मल्टी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर्किटेक्चर के 6 लेवल हैं। फर्स्ट क्या होता है, मल्टी डेटाबेस व्यू लेवल, फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल, देन इंटरनल लेवल, ये मल्टी डेटाबेस के। देन फिर लोकल जो हमारे पास पड़ी हुई है डेटाबेस, उसका व्यू लेवल क्या है, देन लोकल का कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या है, लोकल का इंटरनल लेवल क्या है। अब फर्स्ट वन, जब मल्टी डेटाबेस के व्यू लेवल क्या होता है, वही जो डिपिक्ट्स मल्टीपल यूजर व्यू कंप्राइजिंग ऑफ सबसेट ऑफ इंटीग्रेटेड डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। यानी कि पहले सिर्फ मैं एक सिंगल यूज़र थी, मुझे नाम और एड्रेस नज़र आता था। अब आप लोग मल्टीपल यूज़र्स हैं, उन मल्टीपल यूज़र्स को उनकी नीड के अकॉर्डिंग डाटा दिखाना मल्टी लेवल डेटाबेस व्यू होता है, और ये व्यू लेवल होता है, एक्सटर्नल लेवल होता है। देन कॉन्सेप्चुअल लेवल डिपिक्ट द इंटीग्रेटेड मल्टी डेटाबेस दैट कॉम्प्राइज ऑफ द ग्लोबल लॉजिकल मल्टी डेटाबेस स्ट्रक्चर डेफिनेशन। यानी कि क्या स्ट्रक्चर होगा टेबल्स का, उनमें कितने रिकॉर्ड्स होंगे, उनमें कितने डाटा टाइप्स होंगे, किस फील्ड का क्या डाटा होगा, मल्टीपल लोगों के लिए किस तरह का डाटा स्टोर करना है, वो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे होता है। इंटरनल लेवल पे हम क्या करते हैं कि डिफरेंट साइट पे जो आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया डेटाबेस का, वो फिजिकली किस जगह रिजाइड कर रहा होगा मल्टीपल यूजर्स के लिए, किस तरह से उसका व्यू होगा मल्टीपल डेटाबेसेस का। किसी ने ओरेकल पे काम किया हुआ, किसी ने फायरबेस पे काम किया हो, किसी ने एसक्यूएल के ऊपर काम किया हो, तो उसकी फिजिकल स्टोरेज किस तरह होगी। ये 3 किसके लिए हो गए, मल्टी डेटाबेसेस के लिए। अगले 3 क्या है, लोकल डेटाबेस, एक्सटर्नल व्यू, लोकल डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल व्यू, लोकल डेटाबेस इंटरनल व्यू। अब जो लोकल डेटाबेस है कि पब्लिक को आपका किस तरह डाटा नज़र आ रहा है, लोकल जो हमारे पास सिस्टम पे है। लोकली डाटा की ऑर्गेनाइजेशन क्या है हर साइट पे, और फिजिकली किस तरह आपने अपने पास डाटा जो है वो स्टोर कराया हुआ है। Okay, there are 2 designs alternative for the multi database management system. First one is model with the multi database component level and model without the multi database component level. 2 तरह के मॉडल यूज़ होते हैं, एक जिसमें आपका मल्टी डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल लेवल एग्जिस्ट करे, और एक जिसमें आपका मल्टी डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल लेवल जो है वो एग्जिस्ट ना करे। दोनों के दोनों डाटा मॉडल जो है वो मल्टी लेवल डाटा मॉडल जो है उनको सपोर्ट कर रहा है। फर्स्ट वन इज जिसमें हमें दिखाया हुआ है कि कॉन्सेप्चुअल लेवल है, और सेकंड लेवल है जिसमें हमें दिखाया हुआ है कि कॉन्सेप्चुअल लेवल नहीं है, मल्टी डेटाबेस कॉन्सेप्चुअल लेवल है इसमें फर्स्ट वाले में। और विदाउट मल्टी लेवल कॉन्सेप्चुअल लेवल सिमिलर आपकी साइट्स हैं और क्लाइंट्स हैं जो आपस में कम्युनिकेट करें एक दूसरे के। अब इनके बीच में कोई भी बीच में कॉन्सेप्चुअल लेवल नहीं डिफाइन किया हुआ। ओके, नेक्स्ट वन इज डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स जो है वो क्या है डेटाबेस के। द डिस्ट्रीब्यूटेड डिज़ाइन अल्टरनेटिव फॉर द टेबल्स इन द डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज नॉन रेप्लिकेटेड एंड नॉन फ्रेगमेंटेड, फुली रेप्लिकेटेड, पार्शली रेप्लिकेटेड, फ्रेगमेंटेड और मिक्स। यानी कि आपने ना सामने डेटाबेस को रेप्लिकेट किया हो, ना ही उसको डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया हो, कोई भी आप अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। आपने पूरा का पूरा डेटाबेस जो है फुली रेप्लिकेट कर दिया। पार्शली रेप्लिकेट, हाफ डाटा रेप्लिकेट करके अदर साइट्स पे रखा और हाफ जो है वो नहीं रखा। फ्रेगमेंटेड का मतलब हाफ ऑफ चंक्स जो है वो मल्टीपल साइट पे रख दिया और वो कंबाइन होकर आपका एक पूरा डेटाबेस बना रहे। मिक्स ये है, कहीं आपने फ्रेगमेंटेड रखा है, कहीं पार्शली रखा है, कहीं फुली रखा है, इन सबको कंबाइन करके आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्रिएट कर लिया। फर्स्ट वन इज़ नॉन रेप्लिकेटेड एंड नॉन फ्रेगमेंटेड। इस डिज़ाइन में क्या होता है, डिफरेंट टेबल्स आर प्लेस्ड एट डिफरेंट साइट्स, data is placed so that it is at a close proximity to the site where it is most used। आपने मल्टीपल टेबल्स जो होते हैं वो मल्टीपल साइट्स पे रखे होते हैं, यानी कि डिफरेंट टेबल डिफरेंट साइट पे रखे। स्टूडेंट का टेबल साइट नंबर 1 पे रखा है, टीचर का टेबल साइट नंबर 2 पे रखा है, कोर्स का टेबल साइट नंबर 3 पे रखा है। आपने अब जो डिफरेंट टेबल डिफरेंट साइट्स पे रखे हैं, ये सोच के रखे हैं कि साइट नंबर 1 पे स्टूडेंट का ही रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा असेस होता है, साइट नंबर 3 पे कोर्सेज का रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा असेस होता है, इसलिए हमने वो वाला टेबल जाके उस साइट पे रख दिया है। इट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर द डेटाबेस सिस्टम वेयर द परसेंटेज ऑफ द क्यूरीज नीडेड टू ज्वाइन इंफॉर्मेशन इन द टेबल प्लेस्ड एट द डिफरेंट साइज इज़ वेरी लो। ये तब आप इम्प्लीमेंट करते हैं जब आपको पता है कि यूज़र जो क्यूरी करेगा उसमें मल्टीपल टेबल के ज्वाइन जो होंगे वो बहुत कम होंगे।
If an appropriate distribution strategy is adopted, then this design alternative helps to reduce the communication cost during the data processing. अगर ये अप्रोप्रिएट मैनर में डिज़ाइन फॉलो किया जाए, यानी कि जबकि जॉइंट्स यूज़र के ना लगने हों और आपने सही साइट पे सही टेबल ही डिस्ट्रीब्यूट किया हो, तो ये आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है वो मिनिमाइज़ करता है ये वाला डिज़ाइन स्ट्रक्चर। इसके बाद जो डिज़ाइन स्ट्रक्चर है वो क्या है, फुली रेप्लिकेटेड। इसमें आप क्या करते हो, सारे का सारा डेटाबेस की कॉपी क्रिएट करते हो और उसको मल्टीपल साइट्स पे रख देते हो। दिस डिज़ाइन अल्टरनेटिव एट ईच साइट वन कॉपी ऑफ ऑल डाटाबेसेस टेबल इज स्टोर। मतलब कि साइट नंबर 1 2 3 4 5 पे जितने भी टेबल्स हैं सबके सब टेबल्स की एक कॉपी आपने जाके रख दी है। ये क्या कर दिया है, फुली रेप्लिकेट कर दिया। Since each site had its own copy of the entire database, queries are very fast, requiring the negligible communication cost. इसमें कम्युनिकेशन कॉस्ट बिल्कुल लो इसलिए होती है क्योंकि हर साइट पे पूरा डेटाबेस पड़ा होता है, तो वो चुटकियों में रिकॉर्ड एसेस हो रहा होता है। On the contrary, the massive redundancy is data requires huge cost during the update operation. Hence, this is suitable for the system where a large number of queries is required to be handled, whereas the number of the database updated are very low. ये सिस्टम सिर्फ तब भी अच्छा है जब आपके पास डेली की ट्रांजैक्शन ना हो। आपको पता है आपने 4 साल बाद जाके स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड सेव करना है, तब तो आप फुली रेप्लिकेट करके रखो डिफरेंट साइट पे डाटा। अगर आपको ये पता है कि डेली के डेली मेरे प्रोडक्ट सेल और परचेज होना है, तब आप कभी भी फुली रेप्लिकेटेड डाटा ना रखो, क्योंकि इसमें अपडेशन करने में इतना नुकसान है कि आपको हर साइट पे जाके पूरा डेटाबेस अपडेट करना पड़ेगा, जो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। ओके, थर्ड हमारे पास कौन सी टाइप है, पार्शियल रेप्लिकेटेड। इसमें आप क्या करते हो, डेटाबेस का हाफ पार्ट रेप्लिकेट करके रख देते हो कुछ साइट्स पे, और हाफ पार्ट जो है वो रेप्लिकेट नहीं करते। देखो क्या लिखा हुआ है, कॉपीज ऑफ द टेबल्स और द पोर्शंस ऑफ द टेबल्स आर स्टोर्ड ऑन डिफरेंट साइट। कुछ टेबल्स कुछ साइट्स पे आप कॉपी करके रख देते हो, या कुछ पोर्शंस आप कॉपी करके रख देते हो, सारा कॉपी करके नहीं रखते। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेबल इज डन इन अकॉर्डेंस टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसेस। अब ये जो आपने डिस्ट्रीब्यूशन की होती है कि कुछ टेबल्स कॉपी करके कुछ साइट पे रखती है और कुछ ना रखे, ये इस चीज़ में डिपेंड करता है कि कितना फ्रीक्वेंटली वो डाटा जो है वो असेस होगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का रिजल्ट जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली असेस होंगे, तो हम रिजल्ट वाला टेबल जो है वो मल्टीपल साइट्स पे कॉपी कर दे रहे हैं, मगर स्टूडेंट की फीस और अटेंडेंस वाला टेबल जो है वो कॉपी नहीं करते, क्योंकि ये सिर्फ सेमेस्टर के आखिर में जाके असेस होंगे। This takes into consideration the fact that the frequency of assessing the tables vary considerably from the site to site. The number of the copies of the table depends upon how frequently the assess queries execute the site which generate the assess queries. ये क्या करता है, हमारी जो फ्रीक्वेंसी है असेसिंग की वो वेरी करती है डिफरेंट साइट टू साइट पे, क्योंकि हमने हर साइट पे अपनी मर्जी से पार्शली डाटा कॉपी करके रखा होता है यूज़र्स की नीड के अकॉर्डिंग। तो ऑब्वियसली हमारी जो असेसिंग पावर है वो हर साइट पे डिफरेंट होगी। ओके, फ्रेगमेंटेड डेटाबेस में क्या होता है कि आपके जो टेबल्स होते हैं आप उनको डिवाइड करते हैं इनटू 2 और मोर पीसेस रेफर्ड एज अ फ्रेगमेंट्स और पार्टीशन। ईच फ्रेगमेंट कैन बी स्टोर्ड ऑन द डिफरेंट साइट। इसमें आप क्या करते हैं, आप एक टेबल के मल्टीपल चंक्स जो हैं वो डिफरेंट साइट्स पे जाके उठा के रख देते हैं, तो ये आपके पास क्या होती है, फ्रेगमेंटेड डिज़ाइन स्ट्रक्चर बन जाता है। This consists of the fact that it seldom happens that data all stored in a table is required at a given site. Moreover, fragmentation increases the parallelism and provides the better disaster recovery. Here, there is only the one copy of each fragment in the system, that is non-redundant data. अब फ्रेगमेंटेशन भी 3 तरह हो सकती है, वर्टिकल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, हॉरिजेंटल फ्रेगमेंटेशन हो सकती है, या वर्टिकल और हॉरिजेंटल आप कंबाइन करके अपने टेबल्स की फ्रेगमेंट करके उनको डिफरेंट साइड पे रख दें। जब आप उनकी फ्रेगमेंटेशन डिफरेंट साइड में रख देते हैं तो आप पैरेलली एक टाइम पे ही डिफरेंट साइड से डाटा उठा लेते हैं, और जब आप पैरेलली डिफरेंट साइड से डाटा उठा रहे होते हैं तो उसमें आपकी जो डिज़ास्टर की रिकवरी होती है वो बहुत अच्छी बहुत फास्ट होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज लास्ट इज मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन। मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जो भी हमने ऊपर सारी फ्रेगमेंटेशन पढ़ी उन सबको कंबाइन करके जो भी आप डिज़ाइन आर्किटेक्चर क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी का, उसको हम क्या कहते हैं, मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ द फ्रेगमेंटेड एंड पार्शियल रेप्लिकेशन। बेसिकली जो मिक्स डिज़ाइन बेस करता है वो किस पे बेस करता है, फ्रेगमेंटेशन और पार्शियल रेप्लिकेशन पे बेस करता है। Here the tables are initially fragmented in any form, horizontal या vertical। आप टेबल को फ्रेगमेंट कर लेते हो और फिर उन दो फ्रेगमेंट्स को हाफ हाफ रेप्लिकेट कर देते हो, यानी कि कुछ फ्रेगमेंट्स आपने कुछ साइट पे कॉपी कर दिए होते हैं और कुछ फ्रेगमेंट जो होते हैं वो आपने कुछ साइट्स पे कॉपी नहीं किए होते, सिर्फ अपने ही मेन सर्वर पे रखे होते हैं और बाकी साइट्स पे उनकी एक्सेस नहीं दी होती। ये आपकी मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है जो कि फ्रेगमेंटेड और पार्शियल डिज़ाइन को कॉपी कर लेती है और आपके पास एक नई जो है वो पूरी वेबसाइट क्रिएट हो जाती है और पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस जो है वो हैंडल हो रही होती है। ओके बेटे, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये आपके डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का लेक्चर है। इसके बाद 4th वीक में आपका क्विज एंड असाइनमेंट बोथ होगी, वो मैं अनाउंस कर दूंगी CR को।
और क्विज हमेशा ही आपके यहाँ अनाउंस हुआ करेंगे, अभी भी मिड से पहले भी और मिड के बाद भी। जब भी आप फिजिकल लेक्चर अटेंड करना शुरू कर देंगे मिड के बाद, तभी आपके जितने भी कोर्सेज हैं वो सब के सब कोर्सेज असाइनमेंट जो है वो अनअनाउंस्ड हैं। असाइनमेंट्स ऑब्वियसली अनाउंस होंगे, उनकी कोई डेडलाइन होगी, मगर क्विजेज हमेशा अनअनाउंस्ड ही होंगे। बेटे जो आपका क्वेश्चन आंसर वाला सेशन है उसमें आपको कोई चीज़ में से नहीं समझ आएगी लेक्चर में, तो आप पूछ लेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, and queries will be resolved in online session. Thank you. Allah Hafiz.